गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ स्टडी पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का समग्र इतिहास। इसी श्रेणी में आज हम जिस विषय वस्तु पर पहुँचे हैं वह है महाराजा मानवेंद्र शाह। पिछले वीडियो में हमने महाराजा नरेंद्र शाह के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और आज हम लोग महाराजा मानवेंद्र शाह के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। महाराजा मानवेंद्र शाह की जो अवधि है 1946 से 1949 तक है। दोस्तों, 1946 से 1949 ये भारत में वो महत्वपूर्ण वर्ष है जब भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव चल रहे थे। कैबिनेट मिशन की स्थापना हो चुकी थी और कैबिनेट मिशन की स्थिति के आधार पर भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव चल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम टिहरी रियासत की बात करें तो टिहरी रियासत की समीकरण कुछ और ही थी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मानवेंद्र शाह के बारे में। दोस्तों, युवराज मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक 5 अक्टूबर 1946 को हुआ था। बताया जाता है कि शासन नीतियाँ तब भी महाराजा नरेंद्र शाह के पुराने राज्य अधिकारियों की इच्छा के अनुसार चलता था। अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ने की पूर्ण संभावना होने पर भी विद्रोह का दमन करने के लिए शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कैसे टिहरी रियासत पूर्ण रूप से अंग्रेजों की भक्त थी। मानवेंद्र शाह के समय में प्रजामंडल की प्रमुख मांग थी कि महाराजा की छत्रछाया में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने प्रजामंडल को बहुत विस्तृत ढंग से समझाया है। आप वहां उस वीडियो को देख करके इसको समझ सकते हैं। 26-27 मई 1947 को टिहरी में प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें इस बात को दोहराया गया था। मानवेंद्र शाह के समय की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली है भारतीय स्वतंत्रता 1947, सकलाना विद्रोह 1948 और टिहरी रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों, यह राजा मानवेंद्र शाह के समय में घटित हुई थी। आइए दोस्तों, इनको एक एक करके इन घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, महाराजा मानवेंद्र शाह के समय में घटित पहली घटना सकलाना विद्रोह। दोस्तों, सकलाना विद्रोह 1948 को हुआ था। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के बाद प्रजामंडल आंदोलन शिथिल पड़ जाता है और 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद टिहरी की जनता ने अनुभव किया कि हम स्वतंत्र देश में प्रतंत्र नागरिक हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि टिहरी रियासत में राजतंत्र था जिसमें राजा का शासन चल रहा था। 1948 में नागेंद्र दत्त सकलानी और भोलू दत्त के द्वारा पुनः प्रजामंडल आंदोलन जीवित किया जाता है। दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा 1939 में की गई थी। चूँकि प्रारंभ में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व श्रीदेव सुमन के द्वारा ही किया गया था, लेकिन जब 1944 में श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी तो प्रजामंडल आंदोलन शिथिल पड़ गया था। नागेंद्र दत्त सकलानी नेक्स्ट है दोस्तों। नागेंद्र दत्त सकलानी और भोलू दत्त के नेतृत्व में टिहरी की जनता आंदोलन के लिए प्रेरित हो जाती है और इन्हीं के नेतृत्व में 10 जनवरी 1948 को नागेंद्र दत्त सकलानी तथा भोलू दत्त द्वारा कीर्तिनगर उच्च न्यायालय में आंदोलनकारियों द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसमें जवाबी कार्यवाही में नागेंद्र दत्त सकलानी तथा भोलू दत्त शहीद हो जाते हैं। नागेंद्र दत्त तथा भोलू दत्त के शहीद हो जाने से आंदोलनकारी और उग्र हो जाते हैं। टिहरी क्षेत्र में इनकी सब यात्रा निकाली जाती है और आंदोलनकारियों के द्वारा राजा को चेतावनी दी जाती है। दोस्तों, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट से इस बात को समझाया है। मैं इस बात को थोड़ा विस्तृत ढंग से आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो प्रजामंडल आंदोलन श्रीदेव सुमन की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ चुका था, उस आंदोलन को नागेंद्र दत्त सकलानी और भोलू दत्त सकलानी इसको दोबारा से पुनर्जीवित करते हैं और संपूर्ण टिहरी की जनता को घर घर में जाकर इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जब नागेंद्र दत्त सकलानी और भोलू दत्त के नेतृत्व में टिहरी की समग्र जनता कीर्तिनगर में स्थित राजा के उच्च न्यायालय पर हमला कर देती है, तो इसमें नागेंद्र दत्त सकलानी और भोलू दत्त शहीद हो जाते हैं और टिहरी की जनता इन दोनों क्रांतिकारियों के शवों को
टिहरी के गाँव में घुमाती है, जिससे वहाँ की जनता जो होती है वो उग्र हो जाती है और वो राजा के महल पर आक्रमण कर देती है, जिससे राजा मानवेंद्र शाह भयभीत हो जाते हैं और 15 जनवरी 1948 को राजा टिहरी में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, टिहरी रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सन दिया गया है ये भारतीय स्वतंत्रता का है। आगे देखिए दोस्तों, अंततः महाराजा मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार की एक विज्ञप्ति के द्वारा 1 अगस्त 1949 से टिहरी गढ़वाल राज्य को संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बनाकर भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। दोस्तों, अब आपको एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि वर्तमान टिहरी रियासत तत्कालीन संयुक्त प्रांत का हिस्सा था, जबकि उत्तर प्रदेश का गठन 1950 को हुआ था। इस प्रकार गढ़वाल का विभाजन भी समाप्त हो गया। गढ़वाल राज्य के अंतिम 60वें पवार वंशीय राजा मानवेंद्र शाह का देहांत जनवरी 2007 को हुआ था। स्वाधीन भारत में सांसद राजमाता कमलेंदुमती शाह के पश्चात 1957 से 2004 तक 8 बार टिहरी गढ़वाल के सांसद निर्वाचित हुए थे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, वो आपको याद रखनी है, जैसे कि उत्तरवर्ती पवारकालीन शासक। तो देखो दोस्तों, उत्तरवर्ती पवारकालीन जो शासक है वो सुदर्शन शाह से लेकर के मानवेंद्र शाह तक माने जाते हैं। तो इनको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है, क्रम से ये याद हो जाएंगे दोस्तों आपको। शुभ प्रश्न, तो सुदर्शन शाह, भा भवानी शाह, जैसे सुदर्शन शाह। दूसरा है भा भवानी शाह, उसके बाद प्रताप शाह, सर कीर्ति शाह, ना नरेंद्र शाह और माँ मानवेंद्र शाह। तो इस तरह से आपको ये क्रमबद्ध तरीके से याद हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे उत्तर पवारकालीन शासक में जो पहले जो शासक थे वो सुदर्शन शाह थे। सुदर्शन शाह ने 1815 से लेकर के 1859 तक शासन किया था। उसके बाद उनके पुत्र भवानी शाह टिहरी के शासक बने। इन्होंने 1859 से लेकर के 1871 तक टिहरी रियासत पर शासन किया था। प्रताप शाह आए, उसके बाद सर कीर्ति शाह। कैसे कीर्ति शाह के समय में गढ़वाल की रियासत में या टिहरी रियासत में एक विकास हुआ था। और उसके बाद नरेंद्र शाह आए और नरेंद्र शाह के बाद पवार वंश के अंतिम शासक महाराजा मानवेंद्र शाह। तो इनसे जुड़ी हुई यही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। इस वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।